नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जो छात्र क्लास के अंदर वर्तमान में उपस्थित है, तो भाई आप सभी के आ जाने के बारे में हमें बड़ा बेहतरीन लगा कि आप सभी लोग क्लास के अंदर उपस्थित हुए। ये चीज मतलब इतना मान लीजिए कि बड़ी क्लासिक चीजों में से एक चीज ये है कि आप सभी लोग क्लास के अंदर वर्तमान में उपस्थित हैं। तो भाई ये कोई आम बात नहीं है। आप लोगों का यहां होना यह दर्शाता है कि आप कोई आम छात्र नहीं है। मेरे भाई फटाफट से मुझे बता दीजिए जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद क्लासिक तरीके से चीजों को स्टार्ट जो है किया जाने वाला है। फटाफट बताओ। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अबे गुड इवनिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा क्लास के अंदर बात करें, युवराज है, कीमती कुमारी है, है, ठीक है, आरती है, दिनेश है, तमन्ना है, नीलेश है, नितेश है, ध्रुवा है, प्रेमा है, काजू है, कीमती है, अभय जसवाल है, ठीक है, भूपेंद्र पटेल है, ठीक है, और ये प्रतिमा ठाकुर। बहुत सारे बच्चे क्लास में और भी आ चुके हैं। अब हमें प्रणाम भाई सब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, आपकी इंस्टाग्राम की वीडियो राकेश सर वाली अच्छी थी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इंस्टाग्राम पर राकेश सर के साथ वाली मेरी वीडियो भी देख ली। आपकी तो बात ही अलग है। ठीक है, चलो। तो पंचायती राज को हम पढ़ चुके थे। अब आता है भाई संघ राज्य संबंध, क्योंकि 13th पार्ट जो है कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान जो है, ये भी हम लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से तो कंप्लीट कर चुके थे। देखो, हाँ, लास्ट क्लास में ये भी कंप्लीट कर दिए थे हम। अब बताइए, व्हाइट पेज पर आज आप पढ़ना चाहेंगे, ब्लैक पर ही पढ़ना है? फटाफट बताओ, किस पेज पर आप पढ़ना चाहेंगे? जिस पे चाहो। ठीक है, फटाफट। हाँ सर, हम भी आ गए। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे सबके नाम नहीं लिए जा सकते ना यार। ठीक है, अब बताओ 3,500 बच्चों का नाम मैं कहां तक लूंगा? अभी क्लास को स्टार्ट हुए कितनी देर हुई है? 8 मिनट हुई है। बताओ। 8 नहीं हुई, 4 हुई है। हाँ ठीक है। राम राम भाई, राम राम। बलराम। अब चलिए, संविधान का भाग 10वां हो चुका है। हेडिंग डालेंगे संविधान का भाग 11वां, पार्ट 11th, पार्ट 11वां और पार्ट 12वां, पार्ट 11th एंड पार्ट 12th। ठीक है, संविधान का भाग 11वां और संविधान का भाग 12वां, संविधान का भाग 11वां और संविधान का भाग 12वां, इन दोनों ही पार्ट्स के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। तो संविधान का जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, 11वां पार्ट जो आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर बताए दोनों के अंदर ही है केंद्र राज्य संबंध। दोनों में ही केंद्र राज्य संबंध है। दोनों में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई। दोनों में क्या बात की गई? सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात। दोनों में सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात जो है वो की गई है। अब इसमें आर्टिकल्स की बात करूं तो इसमें पार्ट 11 में जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आर्टिकल है 245 से लेकर 244 से लेकर 63 तक। और इसमें जो आर्टिकल्स की बात की जाती है संविधान के भाग 12 में, आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। तो ऐसे कुछ इसके अंदर बातें की जाती हैं, ऐसे कुछ इसके अंदर बातें की जाती हैं जिसको आप बढ़िया तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टॉपिक क्या है, जैसे संविधान के भाग 11 के अंदर क्या है सर, इसमें विधायी और कार्यकारी संबंध है। इसके अंदर जो संबंध है वो है विधायी और कार्यकारी संबंध, विधायी और कार्यकारी संबंध, कार्यकारी संबंध। तो इसमें विधायी संबंध कहां से कहां तक लाया करते हैं सर? ये लाया करते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। 245 से लेकर 255 तक बात करते हैं, 245 से 55 तक। यहां ये कहां से कहां तक बात कर जा रहे हैं कार्यकारी सर जी? ये बात कर जा रहे हैं 256 से लेकर और 63 तक। अच्छा, ये राजकीय संबंध होते हैं, पैसे, ठीक है, पैसे वाला संबंध होता है। ये कैसा संबंध होता है? राजस्व संबंध होते हैं। राजस्व संबंध आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिलेशन आपको देखने को मिलता है। रेवेन्यू रिलेशंस की बात की जाती है, रेवेन्यू रिलेशंस। तो रेवेन्यू रिलेशंस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसके लिए आर्टिकल आपका कौन सा बनता है? इसके लिए आर्टिकल आपका कौन सा बनता है? आर्टिकल 264 से लेके 300A, ये ऐसे बनता है। ये संविधान के भाग 12वें में आते हैं। अच्छा, ये दोनों संविधान के भाग 11वें में आते हैं। अब अगर आप ये चीज समझ चुके हैं बाबू, तो सबसे पहले आप इसमें समझने पड़ेंगे विधायी संबंध। विधायी का मतलब होता है कानून का निर्माण होना, विधायी का मतलब होता है कानून का निर्माण होना। तो उसके बारे में समझते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो फटाफट से।
ओके, बिना परेशानी के। 245, 46, 47, 48, 49, 50, 53, यही आपको पढ़ने हैं सारे। जैसे आप कह दोगे सर चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं तुरंत स्टार्ट हो जाऊंगा। भवानी का कहना है सर मेरे में नोट्स शो नहीं कर रहा है। बेटा भवानी, आपको जल्दी ही नोट्स शो हो जाएंगे। मैं आपकी नोट्स के ऊपर काम करा रहा हूं, आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको नोट्स का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिसपे क्लिक करके आप प्रिंटेबल नोट्स ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि वो उस लिंक को मैं कहां डालूं। ठीक है, ग्रुप वगैरह बनाया जाए कोई कोई, ठीक है, तो उसमें भी वही बात आती है कि ग्रुप वगैरह बनाना मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही मैं प्रेफर करता हूँ ग्रुप वगैरह को बनाना। नहीं नहीं, एक ही बहुत है। वो उस क्लास में ना कलर सेट मैंने बाद में देखा था फिर। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसका टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है। चलो नोट हो गया। ओके ओके, तो स्टार्ट करते विधायी संबंधों के बारे में। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंध। ठीक है, अबे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध, और राज्यों के मध्य मध्य विधायी संबंध। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की बात की गई है। रिलेशन इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन, भाई लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब ही पर एक्चुअली इंटरनेट चला गया था एंड नाउ इट्स ओके ओके इट्स ओके इट्स ओके, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। इंटरनेट चला गया था, अभी वो ठीक है और मैं दोबारा से रिकनेक्ट हो चुका हूँ। तो मैंने अभी तक सिर्फ यही बताया कि भाई हम पहले केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी रिलेशंस की बात करेंगे, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 260 255 के बीच की बात है। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल 245 में बताया गया सेंटर कैन मेक रिलेशन फॉर, सेंटर कैन मेक रिलेशन फॉर, सेंटर कैन मेक लॉ फॉर any part of constitution, any part of India. सेंटर कैन मेक रिलेशन फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग के लिए कानून जो है बनाया जा सकता है ना। हाँ, कौन बना सकता है? दैट इज सेंटर, सेंटर इज दैट पावर, सेंटर के पास वो शक्तियां हैं। अब नेक्स्ट हम यहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 246 की, ये बड़ा खास है। इसमें है केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन, सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन है वो किस तरीके से बटा हुआ है। तो लिखेंगे आप इसको, केंद्र व राज्य के मध्य, राज्य के मध्य मध्य शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की बात की गई है। पावर डिवीजन, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिवीजन होना चाहिए, ये किस कंट्री का थॉट है। ठीक है, तो ये किस कंट्री का थॉट है वो आप याद रखेंगे बाबू, दिस इज थॉट ऑफ कनाडा। यह प्रावधान कहां से लिया गया है, यह प्रावधान कहां से लिया गया है, प्रोविजन कहां से लिया गया है बेटा, ये प्रोविजन लिया गया है कनाडा से। कनाडा से यह प्रोविजन लिया गया है, कहां से? कनाडा से यह प्रोविजन जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए बेटा क्या हुआ है दीवान सुधार, क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत क्या है, आप ये तो बता नहीं रहे हैं कि दिक्कत क्या है, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया पावर डिवीजन, तो इसमें क्या है, अनुसूची 7 के आधार पर यह किया गया। अनुसूची 7 के आधार पर कानून बनाने की शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। कानून बनाने की शक्तियों को 3 सूची में बांट दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अनुसूची 7 के आधार पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति 3 भागों में बांट दी गई, 3 भागों में बांट दी गई, बांट दी गई।
तो कितने पोर्शंस के अंदर डिवाइड की जाती है? 3 भागों के अंदर यह डिवाइड कर दी जाती है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अनुसूची 7 के आधार पर जो शक्ति है कानून बनाने की, पावर, लॉ मेकिंग पावर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, इन 3 पार्ट्स, 3 लिस्ट्स। अब जो 3 लिस्ट है वो कौन कौन सी है? सेंटर लिस्ट है, ठीक है, एक आपको देखने को मिलती है बाबू सेंटर लिस्ट, एक देखने को मिलती है स्टेट लिस्ट, और एक आपको देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट। कितने कितने टॉपिक हैं बेटा इसमें, आप बताओगे ये कितने विषय किस लिस्ट में, ये आप बताओगे, फटाफट बताओ। जैसे इसमें है केंद्र सूची, फिर है राज्य सूची, फिर है समवर्ती सूची। हालांकि समवर्ती सूची जो थी ये एक ऐसा पैटर्न था जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये ऐसा प्रावधान था जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये ऐसा प्रावधान था बच्चे जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, चलिए अब इसमें सेंट्रल जो लिस्ट है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलो ओके दीवान, मैंने आपका जो टॉपिक है वो देख लिया, मैं क्लास के लास्ट की 5 मिनट में आपके टॉपिक पर बात कर लूंगा। अब सेंट्रल लिस्ट जो है बेटा, इसमें पहले 97 विषय थे पहले, और अब कितने हो चुके हैं? 100 विषय। बताओ कितने कितने? किसी ने नहीं बताया, एक भी गधा नहीं बता रहा है। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? पहले से स्टेट लिस्ट में पहले 66 हुआ करते थे, अब कितने हो चुके हैं? 66 से घटकर 61 हो चुके हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 हुआ करते थे, अब बढ़ के कितने हो चुके हैं? 51 हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें। ठीक है बेटा, फटाफट बताओ, ये टॉपिक क्लियर हुआ? अरे क्या मैटर हुआ? ठीक है, चलिए। सर राज्य सूची घटी, हाँ राज्य सूची में कमी हुई है, राज्य को दिए गए जो अधिकार थे वो कम किए गए हैं। उसके पीछे का रीजन था, राज्य कुछ मनमानी पर उतर आए थे इसलिए। तो आर्टिकल 245, 246 आपने देखा, हम बात करते हैं नेक्स्ट 247। पंकज बेटा अगली हेडिंग बनाएंगे आर्टिकल 247। अब इस वाले पेज पे ये पूरा पोर्शन ही खत्म कर देते हैं। आर्टिकल यहां लिखेंगे 247, कौन कौन से आ जाएंगे इस पे? 247, आर्टिकल 248, ठीक है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 250, आर्टिकल 253। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके होते हैं। अब जैसे आर्टिकल 247, अगर आपको पता है इसमें से कोई भी तो वो बता दो कि सर हमें तो ये वाला पता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। फटाफट बताइए, आप अगर आपको इसमें से कोई भी एक पता है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं बता ही रहा हूं। सबसे पहले आर्टिकल 247 में बताया गया ट्राइब्यूनल्स का बनना, न्यायाधिकरणों का बनना, ट्राइब्यूनल्स का बनना, न्यायाधिकरणों का बनना, न्यायाधिकरणों का बनना, न्यायाधिकरणों का बनना, न्यायाधिकरणों का बनना, इसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स, मेकिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स।
ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ये कुछ अतिरिक्त न्यायालय होते हैं, ये कुछ अतिरिक्त न्यायालय होते हैं, अतिरिक्त न्यायालय, ये कुछ अतिरिक्त न्यायालय होते हैं, अतिरिक्त न्यायालय होते हैं। दीज आर सम एडिशनल एडिशनल कोर्ट्स होते हैं, अतिरिक्त न्यायालय। इनको ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, न्यायाधिकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने का अधिकार किसका है? इसका निर्माण केंद्र ही करेगा। न्यायाधिकरणों को कौन बनाता है? केंद्र द्वारा निर्माण, केंद्र द्वारा निर्माण। इसका निर्माण केंद्र ही कर सकता है, मैटर है ये। कौन कर सकता है निर्माण? केंद्र द्वारा ही इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, चलो याद रख लेंगे जी। हाँ, तो अब अगर मैं न्यायाधिकरणों की बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए एनजीटी हो सकता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एग्जाम्पल के लिए सर एनजीटी लिख लीजिए, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी पर्यावरण संबंधी मामला है तो वो एनजीटी में ही जाएगा, जो 2010 में न्यू दिल्ली में बना है। ये कोर्ट है जिसमें पर्यावरण रिलेटेड मैटर चाहते हैं, तो ये स्पेशल कोर्ट होते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ओके। आरपीएफ किस टॉपिक का है बेटा? आरपीएफ सेंट्रलिस्ट का है। आर्टिकल 248 देखिए। अब इसमें है कि जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी। रेजिडुअल पावर्स विल बी इन सेंटर, रेजिडुअल पावर्स विल बी इन सेंटर। रेजिडुअल पावर विल बी इन सेंटर। जितनी भी रेजिडुअल पावर होंगी, अवशिष्ट शक्तियां होंगी, वो सेंटर में होंगी। कौन सी होती है रेजिडुअल पावर? जो संविधान में नहीं बताई गई। अगर किसी ऐसे टॉपिक पर कानून बनाना पड़ा जो संविधान में नहीं लिखा है, तो वो कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंटर यानी संसद के पास है। ठीक है, तो याद रखना, ऐसी शक्तियां जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, वो रेजिडुअल है, में जिक्र नहीं है, वो रेजिडुअल कहलाती हैं। ठीक है, वो कैसी कहलाती हैं? रेजिडुअल कहलाती हैं। ठीक है, 249 कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची विषय पर केंद्र द्वारा कानून, केंद्र द्वारा कानून बन सकता है, बनेगा यदि राज्य ऐसा चाहता है तो। ठीक है, यदि राज्य ऐसा चाहता है तो, यदि राज्य ऐसा चाहता है तो, राज्य चाहता है तब ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा इस पे, इसको जो बच्चा कह रहा है सर इसको आपने दूसरी भाषा में लिख दीजिए। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है देवेश, अच्छा इसमें लिख लेना रूल बाय सेंटर, रूल बाय सेंटर ऑन स्टेट लिस्ट, और वो भी राज्य की इच्छा के साथ। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 250 पे। आर्टिकल 250 में क्या कुछ लिखा हुआ है? नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 250। अब आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है आपातकाल की स्थिति में
आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सेंटर कैन मेक लॉज ऑन, कैन मेक लॉज, सेंटर कैन मेक लॉज ऑन यूनियन टॉपिक, यूनियन टॉपिक, सॉरी स्टेट टॉपिक, बेटा स्टेट टॉपिक, स्टेट टॉपिक। ठीक है, लेकिन एक मजे की बात इसमें यह है कि आपातकाल की स्थिति में जब इस प्रकार से कानून बनता है तो वो केवल 6 माह के लिए लागू होता है। यह केवल 6 माह के लिए लागू होगा। इसमें यह बात भी, यह केवल 6 माह के लिए लागू, यह केवल 6 माह के लिए लागू होगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ। जो भी कानून बनेगा उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इसके लिए होता है कि वो केवल 6 माह के लिए ही लागू होगा, एक्सटर्नल के लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब 253 में है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता करना है, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार कानून बनाना है, तो वो केवल सेंटर बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर कानून, अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर कानून, समझौतों पर कानून, अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर कानून केंद्र बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ये भी याद रख लेना, सेंटर विल मेक लॉज ऑन, सेंटर विल मेक लॉज ऑन, सेंटर will make laws on, will make laws on international affairs, international affairs। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस पे भी लिख लेना। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जब आप नोट कर लें तो फटाफट बता देना। बाकी 254 भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा है 254। हालांकि मैं इतना ज्यादा लिखवाता नहीं हूं, पर हाँ ठीक है 254 भी लिख लीजिए। 254 आर्टिकल, आर्टिकल 254 देख लीजिए। आर्टिकल 254 क्या कह रहा है? आर्टिकल 254 कह रहा है समवर्ती सूची पर यदि दोनों ही कानून बना देंगे, यदि समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना देंगे तो ऐसी परिस्थिति में समवर्ती सूची पर जो केंद्र का कानून होगा वो इस पर लागू करेगा। बेटा रिवर, रिवर यहां नहीं आएगा, रिवर 263 में आता है, रिवर 262 सॉरी 262 में आता है। ठीक है, 254 में मैं बता रहा हूं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर यदि दोनों कानून बनाए, पर यदि दोनों कानून बनाए, यदि दोनों कानून बनाए तब केंद्र का कानून, केंद्र के कानून को लागू किया जाएगा, को या फिर मान्यता मिलेगी, को अधिक मान्यता मिलेगी, अधिक मान्यता मिलेगी, अधिक मान्यता मिलेगी, अधिक प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, नोट करिए, देन वी आर मूव फर्दर।
ठीक है, चलो सर आर्टिकल 254 को इंग्लिश में बता दो। शिवानी इसको नोट कर लीजिए। When a law made on concurrent list, when the law made on concurrent list, then the law by center will be preferred. Then the law by center will be preferred. चलिए, रेजिडुअल पावर स्टेट में नहीं होती, नहीं रेजिडुअल पावर स्टेट में नहीं होती, रेजिडुअल पावर केवल और केवल सेंटर में होती है। ओके, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है वत्स, तो ये सब चीज हम देख चुके हैं कि इसका जो विधायी रिलेशन था वो हम देख चुके हैं। कार्यकारी रिलेशन की बात करते हैं। कार्यकारी रिलेशन मुश्किल से मुश्किल एक ही पेज का है, तो इसमें देख लेंगे केंद्र व राज्य के मध्य कार्यकारी विभाजन, केंद्र व राज्य के मध्य कार्यकारी विभाजन। अब एग्जीक्यूटिव डिवीजन की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिवीजन की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डिवीजन की हम बात कर लेते हैं। ओके, तो इसमें आर्टिकल वही है कि भाई आर्टिकल कहां से कहां तक चलेंगे, 256 से 63 तक जाएंगे। अब पहले 256 ही लिख लेंगे आप, सबसे पहले आर्टिकल 256 ही लिख लेंगे कि हाँ भाई जरूरी आर्टिकल में से आता है 256। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 256 ही लिख लेंगे। 256 के बाद आपको 57, 59 और 62 लिखना होगा। ठीक है, 57 के बाद 59 और 62 वगैरह लिखना होगा। ठीक है, 57 आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है। 58, 59 लिख लीजिए, 58, 59 और 62, 58, 59, 62, 58, 59, 62 और 63, 62 और आर्टिकल 263। छट्टाने मार के हट दे जट्टा दे पैर रखने। कर लिया भाई, नोट कर लिया। अब 256 में बताया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कानून, राज्य सरकार को कानून, राज्य सरकार को कानून केंद्र सरकार के कानूनों को प्रभावित किए बगैर लागू करने होंगे। राज्य सरकार को कानून केंद्र सरकार के कानूनों को को प्रभावित किए बगैर, केंद्र सरकार के कानूनों को प्रभावित किए बगैर लागू करने होंगे, लागू करने होंगे। ठीक है, यानी सेंटर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे कि सेंटर मतलब राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिससे कि सेंटर का कोई लॉ प्रभावित हो। ठीक है, इसको अब लिखेंगे स्टेट कांट वायलेट, स्टेट कैंट वायोलेट, वायोलेट का मतलब होता है भंग करना, वायोलेट सेंटर लॉज, सेंटर लॉज। इसको थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। हाँ भाई, राजा या राजा, जल्दी से इसे नोट करिए। 258 में क्या बताया गया कि कानून को लागू कराने के लिए, कानून को लागू कराने के लिए
कानून को लागू कराने के लिए केंद्र द्वारा कुछ शक्तियां राज्य को दी जाती हैं। केंद्र द्वारा कुछ शक्तियां और राज्य को दी जाती हैं। ठीक है। allocation of powers by center to state, allocation of powers from center to state, ठीक है, याद रखना। 259 इसमें क्या है, राज्य द्वारा कुछ जिम्मेदारियां केंद्र को सौंपी जाती हैं। सौंपा जाना, ठीक है। तो स्टेट gave some responsibility to center, state gave some responsibility to center, स्टेट जो है कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर पर देता है। 262 में क्या है, नदी समझौते, संधि, नदी समझौते, करार व संधियों के प्रावधानों में केंद्र को महत्व दिया जाता है, केंद्र को महत्व देते हैं, महत्व दिया जाना। तो जितने भी आपके इंटरनेशनल रिवर हैं, अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय है बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय मैटर है। इंटरनेशनल रिवर ट्रीटी, तो दीज आर इंटरनेशनल मैटर्स। तो इंटरनेशनल रिवर अकॉर्ड ट्रीटी, ठीक है, आर अंडर सेंटर के अंडर ये होती है, ठीक है, सेंटर के अंडर ये होती है। 263 में समझेंगे, 263 में ये क्या है, अंतरराज्य परिषद, तो इसको बोलते हैं सेंटर स्टेट इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट काउंसिल। ये भी खतरनाक ही चीज है इंटर स्टेट काउंसिल। शुरुआत में तो नहीं थी, इसको बहुत बाद में बनाया। कब बनाया सर? इसको 1990 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1990 में इसको बनाया। इसका जो अध्यक्ष होता है, पता कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री, पीएम जो भी है हमारा। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। सदस्य कितने होते हैं बाबू? 6 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक। अब वही बात आती है कि भाई अंतरराज्य परिषद को जो बनाया था, तो इसमें पहले पीएम कौन थे? ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष वीपी सिंह थे। वर्तमान में कौन है वो बताइए? पहले अध्यक्ष थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अब कौन है? अब नमो है, नमो नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में भी थोड़ा याद आपको रखना पड़ेगा, इनके बारे में भी थोड़ा याद आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा राजमन्नार, सरकारिया और पंछी आयोग, राजमन्नार समिति, ठीक है, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, ठीक है। ये सेंटर यहां से हटा दूं, तो मैंने बताया राजमन्नार समिति सबसे पहले, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और पंछी समिति, पंछी आयोग। तो
ये तीनों कब कब बनी है? जैसे ये बनी है 1969, ये 1983 और ये 2007। ये तीनों ही इससे रिलेट करती हैं, इन्हीं के कहने पर बातें हुई हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें हर साल मिनिमम 2 बैठक होती है बेटा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाफट जैसे ही आप नोट कर लें तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। और फिर हम जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि फाइनेंशियल रिलेशंस किस तरीके से कार्यरत होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है या नहीं? अब पहले यही बताओ, अगले टॉपिक पे मैं तभी चलूंगा, संविधान का अब 12वां भाग स्टार्ट करूंगा, तो संविधान का 12वां भाग मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब आप ये कह दोगे कि समझ में आ रहा है, वरना कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ सर, ठीक है, औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, फटाफट बताइए, आगे बढ़े बाबू। आप तो बहुत मजा ले रहे हो। चलो भाई, अब आगे हम बढ़ते हैं संविधान के 12वें भाग पे। अच्छा, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये डिटेल्ड डिस्कशन जिस हिसाब से मिल रहा है ना आपको, आपको बहुत फायदा हो रहा होगा इसका। तो अब हम बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट संविधान का पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 12वां। तो संविधान का जो भाग 12वां आपको देखने को मिलता है, इसमें आर्टिकल 264 से लेकर और 264 से लेकर 301 की बात की जाती है। अब इसमें सबसे पहले आपको जो समझना होता है, इसमें सबसे पहले जो आपको समझना होता है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा? आर्टिकल 265, ये सबसे जरूरी, ये क्या है? राजस्व संबंध है, राजस्व संबंध है, राजस्व संबंध है, रेवेन्यू रिलेशंस है, दीज आर रेवेन्यू रिलेशंस, रेवेन्यू रिलेशंस है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा कोई भी नया कर लागू करने से पहले, सरकार द्वारा कोई भी नया कर लागू करने से पहले उसे संसद से पारित कराना पड़ता है, उसे संसद से पारित कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया, इट इज नेसेसरी टू, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू get a bill passed of new tax before imposing tax by government। तो सरकार ना कोई भी कानून ऐसी नहीं लागू कर सकती। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जीएसटी को क्या डायरेक्टली लागू कर दिया? नहीं, पारित कराना पड़ा ना जीएसटी, तभी तो लागू हुआ। हाँ, एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, इसके लिए आपका 101वां संशोधन हुआ, 101वां संशोधन 2016 लागू 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना। ये चीज आपको आर्टिकल 265 में देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर एक बार कर लागू हो जाए तो उसकी दरों में परिवर्तन के लिए कानून लागू होने के बाद
उसकी दरों में परिवर्तन के लिए संशोधन नहीं करना पड़ता। कानून लागू के पश्चात दरों में परिवर्तन कानून लागू के पश्चात दरों में परिवर्तन के लिए संशोधन आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं। अब जीएसटी के रेट गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो उसके लिए कोई भी संशोधन नहीं कराना पड़ता, तो ये थोड़ा जरूरी बनता है। अमेंडमेंट इज नॉट नीडेड, अमेंडमेंट इज नॉट नीडेड, अमेंडमेंट इज नॉट नीडेड टू चेंज द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये भी थोड़ा जरूरी था। बेटा पीवाईक्यूएस में जल्दी ही कराऊंगा, मुझे पता है कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। एसएससी जीडी के एग्जाम्स 4 फरवरी से शुरू हैं, और यकीन मानना अगर आपका सबसे बड़ा हितैषी यहां पे कोई है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता कि कौन है, खैर, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपके हित के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। निश्चिंत रहिए, आपके हित के लिए जितना अवश्य बन पाएगा उतना मेरे द्वारा किया जाएगा। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, आपके समर्थन में हमेशा। अगर ये नोट कर चुके हैं आप, तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 266। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 266। बेटा इसमें है संचित निधि। ये कल हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज के लिए इतना काफी हो गया है। यह है संचित निधि, संचित निधि दैट इज कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। अरे सब कुछ स्टार्ट होगा मेहता, सब कुछ स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी हाँ। अरे बिल्कुल सब कुछ होगा। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम jeetrana.77 पे पूछ सकते हैं, यहां पूछ सकते हैं, जहां चाहे वहां पूछ सकते हैं। मैं आपके समर्थन में यहां पर हूं। टेंशन फ्री रहिए, चीजों को इतना अच्छा कर दिया जाएगा जितने की आपने अपेक्षा भी ना की हो। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।